आप लोगों को 65वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली है 25 नवंबर से, उसके संदर्भ में आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो नए होते हैं और ग्रेजुएशन में जो यूनिवर्सिटी में जैसे आप लिख देते हैं तो वहाँ पर आपको नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के एग्ज़ाम में और आपके ये आयोग यानी एक आपको अफसर बनने वाले एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरह के जांच करने वाले परीक्षक होते हैं। प्रश्न के जो उत्तर आप लिखते हैं उन्हें देखने वाले अलग अलग लोग होते हैं। तो उनके देखने का जो तरीका होता है आपके उत्तर पुस्तिका को, वो अलग अलग होता है, नज़रिया अलग होता है और उन नज़रियों के हिसाब से आपके मार्क्स उनके आपके लिखने के ढंग पे, आपकी हैंडराइटिंग पे डिपेंड करती है। आपकी शैली कैसी है इस पे निर्भर करती है। तो मैं उसी के बारे में अभी बताने वाला हूँ और अगर इन बातों पर आपने ध्यान दिया तो निष्कर्षतः आपके अंक अच्छे आएंगे। जैसा कि टाइटल में आपको दिख रहा होगा, हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर इन बीपीएससी मेंस यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो 25 नवंबर 2020 को बुधवार है और रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से पहले आपकी सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी जो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी और सेकेंड सिटिंग में आपको 2 बजे से 5 बजे तक सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के। तो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र हो या द्वितीय प्रश्न पत्र हो या फिर आपका ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय का जो प्रश्न पत्र हो, इन 3 जगहों पे आपके ये काम आने वाले हैं और इन तीनों जगह पे आप इसे फॉलो करने, इस जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप माइंड में बिठा करके रखें और उसको ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करें। पहली बात है, हमेशा शब्द सीमा का ध्यान रखें। आपके प्रश्न जो सामने आएंगे उसके साथ में लिखा हुआ रहेगा कि 250 शब्दों में, 300 शब्दों में, 400 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दें। तो उन शब्दों का आपको ध्यान रखना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। उससे 10 शब्द ऊपर जा सकते हैं, 10-20 शब्द तो चलेगा। कम लिखने की कोशिश ना करें, 10 शब्द ऊपर हो जाए ठीक है। दूसरा पॉइंट है, संक्षेप में और टू द पॉइंट लिखें। ऐसे ही इधर उधर की बातें ना करें, जैसे कि आपने अपने ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम्स में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में आप लिख देते थे। कोई आंसर नहीं आ रहा हो तो कुछ भी इधर उधर की बातें लिख देते थे। लेकिन ये आपका जो है प्रतियोगिता परीक्षा है, आपको सिलेक्ट किया जा रहा है एक ऑफिसर बनाने के लिए। तो यहाँ आप इधर उधर की बातें ना लिखें, संक्षेप में और टू द पॉइंट लिखें। अगर जो चीज़ नहीं आ रही है तो उसे ना लिखने की कोशिश करें। अगर आप बेवजह लिखेंगे तो परीक्षक के माइंड में गलत इम्प्रेशन जाता है कि कैंडिडेट को कुछ नहीं आ रहा है और उसके आगे जो प्रश्न अगर आपने सही भी लिखा हो तो फिर वो निगेटिव मार्किंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। नंबर 3, प्रश्नों के तेवर ढंग यानी स्टाइल के अनुसार से जवाब दें। यानी जैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसी टोन में आपको जवाब को लिखना होता है। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर गहराई से दें, अर्थात
आपका उत्तर महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सिद्धांतों से परिपूर्ण हो। किसी चीज़ को आप दर्शा रहे हैं, सपोज आप जनसंख्या से संबंधित किसी प्रश्न को लिख रहे हैं, तो उसमें करंट डाटा जनसंख्या 2011 का है, तो उन आंकड़ों को वहाँ पर डालें और दर्शाएं। तब परीक्षक को लगता है कि हाँ, कैंडिडेट हमारा पूरी तरह से अवगत है और वो सही सही बातों को रख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, और आपके अंक बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि जितने प्रश्न लिखने के लिए निर्देश दिए गए हैं सभी प्रश्नों को लिखें, यानी किसी भी प्रश्न को छोड़ने की कोशिश न करें। यानी पूर्णांक, जितने पूर्णांक के प्रश्न हैं सबको अटेम्प्ट करें। अगर 5 लिखने हैं तो 5 की कोशिश करें, ऐसे नहीं कि 4 में ही फंसे रह गए। स्पीड भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि 3 आप लिख दिए तो 3 में से 3 का जितना फुल मार्क्स होगा उसमें से ही कट करके आपको दिया जाएगा। आपके 5 के फुल मार्क्स के तो नंबर मिलेंगे नहीं। तो कोशिश करनी है आपको कि पूरी की पूरी अटेम्प्ट लेनी है। तो इसके लिए पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी होता है। आंसर लिखने से पहले रफ डायग्राम ज़रूर बना लें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से हमें क्या क्या लिखना है। इससे क्या सहूलियत होती है कि आप प्रश्न के उत्तर लिखते समय आप भटकते नहीं हैं, आप टू द पॉइंट उसे लिखते जाएंगे। आपसे अगर पूछा गया कि बिहार में बाढ़ के कारणों और उसके उपाय की चर्चा करें, तो कारण क्या हो सकते हैं उसके पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए, और उसके उपाय क्या हैं वो पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए, और सटीक पॉइंट होने चाहिए, और इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। और प्रश्न के प्रत्येक पहलू की चर्चा आपके उत्तर में होनी चाहिए। यानी कि कारण और सुझाव तो दे दिए, उस सुझाव को थोड़ा थोड़ा शब्द सीमा के अंदर ही उसे उल्लेख कर दें, ताकि परीक्षक को जो कॉपी को जांच कर रहा है उसे लगे कि हाँ, ये इन्होंने कैंडिडेट ने जो पॉइंट दर्शाए हैं वो पॉइंट जो हैं वाजिब हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझें और इनके अनुसार प्रश्नों का उत्तर दें। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि प्रश्नों के तेवर, ढंग या स्टाइल के अनुसार जवाब दें, तो वही है आपका तेवर, स्टाइल या ढंग। ये प्रश्न के अंत में जो लिखा हुआ होता है आप देखते होंगे, डिस्कस करें। तो डिस्कस करें, इसे आप हमेशा इन शब्दों को अर्थ को अपने दिमाग में बिठा करके रखना है। डिस्कस करें का अर्थ यह है कि यहाँ परीक्षक यह मानता है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं। अब आपको उसका अर्थ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, जिसे बताने के लिए कारण और तर्क को आधार बनाना चाहिए। किसी प्रश्न में आपको दिखाई देता है कमेंट्स दें, तो जिन प्रश्नों के अंत में कमेंट्स दें शब्द लगा हो, तो इसका अर्थ है कि आपको इसका उत्तर लिखते समय अपना ओपिनियन देना है, अपना ओपिनियन देना है। कई प्रश्नों के अंतर में देखेंगे एनालाइज करें लिखा हुआ रहता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि उनका इंग्लिश का वो टर्म डिस्कस, कमेंट, एनालाइज देख लें, क्योंकि हिंदी में जो शब्द लिखे हुए रहते हैं, वर्णन करें या विवरण दें, उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप डिस्कस, कमेंट्स लिखा है या एनालाइज लिखा है, इन शब्दों को देख लें, फिर आप अपने आंसर को रिस्पॉन्स करें।
तो एनालाइज करें का मतलब क्या है कि इसमें आपको प्रश्न के विभिन्न पहलुओं के विभिन्न तथ्यों को का दर्शन होता है, अर्थात कि जो पहलू उस प्रश्न में आ रहे हैं उनका उल्लेख करने हैं, उनके विभिन्न तथ्यों में क्या क्या चीज समाहित हैं उनका उल्लेख करना है। आपको और एक टर्म मिलता है एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करें जब आए तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रश्नों में कंसेप्ट का स्पष्ट वर्णन करना होता है। एक्सप्लेन करें में कंसेप्ट का स्पष्ट वर्णन करना होता है। अब एनालाइज और एक्सप्लेन में यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि एनालाइज में भी ऐसे जनरली आप समझ लेते हैं कि विस्तार से लिखना है, एक्सप्लेन मतलब में भी विस्तार से लिखना है। नहीं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से कोई रैंकर्स बन जाता है और अब चीज़ को जानते हुए भी आप के स्कोर अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो एनालाइज का मतलब हुआ विभिन्न पहलुओं के तथ्यों का उल्लेख करना, और एक्सप्लेन का मतलब है कि प्रश्न में जो कंसेप्ट है उसका स्पष्ट वर्णन करना। ठीक है। कई प्रश्नों के अंत में लिखा हुआ रहेगा एग्जामिन करें। तो एग्जामिन करें का अर्थ है कि इन प्रश्नों में सामान्य परीक्षण के साथ साथ विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करना होता है। इन प्रश्नों में सामान्य परीक्षण के साथ साथ विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करना होता है। एग्जामिन है तो एग्जामिन का अर्थ परीक्षण तो हो ही गया, और उसके साथ उसके पहलुओं को, जुड़े हुए पहलुओं का भी उल्लेख करना होता है शब्द सीमा के अंतर। तो ये जो आपको सामने जो 5 वर्ड्स दिख रहे हैं इंग्लिश के, इसको आप अच्छी तरह से आप कंठस्थ कर लें, इसका मीनिंग कि इसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करना है। यही 5 आपको ज़्यादातर दिखेंगे। 90% डिस्कस करें, कमेंट्स दें, एनालाइज करें, एक्सप्लेन करें, एग्जामिन करें। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।